₹22 वहां की पंचायतों के खातों में भेजने का काम किया। ओनली रिहेबिलिटेशन में अगर कहीं पंचायत ने अपने खर्चे पे खाना खिलाया, पंचायत ने अपने खर्चे पे डीजल भरवाया, पंचायत ने वहां पर कट्टे खरीद कर लोगों को देने का काम किया कि मिट्टी भर लो, और कहीं ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी कि किसी का मकान घर के अंदर बना हुआ था जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, तो उसके अगर घर टूटा है और कोई रिहेबिलिटेट या राशन देना पड़ा तो उसके लिए पैसा सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपया सभी 12 इफेक्टेड जिलों में भेजा गया। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनने बात करी कि पानी बहुत आया, पानी बिल्कुल आया, और पानी को क्या मैंने आपको जवाब दिया, नाम को ऑर्डर नहीं होता, कोई दूरी अटेंशन मोशन है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। जहां घग्गर के अंदर अगर वहां पर खेती कोई किसान करता है तो सरकार को वो लिखित में देता है कि हम एक फसल का कॉम्पनसेशन सरकार से लेने का काम करेंगे। अगर पिछली फसल में घग्गर के बैंक में किसी ने कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया तो उसका पूरा कॉम्पनसेशन इस बार दिया जाएगा। जहां सनोली गौशाला की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया था, वहां पर कई 100 गौवंश थे, और गौवंश के अंदर अगर ये लोग फ्लड प्लेन में गौशाला बनाते हैं और उस गौशाला में पानी आ जाता है क्योंकि वो फ्लड प्लेन का बांध के अंदर का एरिया है, तो हमने तुरंत उन गौवंशों को रिलोकेट किया। 4 गौवंशों की वहां पर डेथ हुई, और वो जो बचे गौवंश थे उनको हमने सेफली रिलोकेट करके पास की गौशाला में भेजने का काम। आपने जो प्रश्न रखा था उसके संदर्भ में उन्होंने आपका नाम लिया है, कोई आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। नहीं, चलिए आप बोलिए, मंत्री जी आप बोलिए, कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मंत्री जी आप अपना वक्तव्य जारी कर लें। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आदेश भी दे दिए गए कि वो गौशाला जो फ्लड प्लेन में बनी है उस गौशाला को किस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा? गौ सेवा आयोग की मदद से जो ऑल्टरनेट किस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है क्या आपको पता है? उसको शिफ्ट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ईश्वर सिंह जी का एक बात सुन लीजिए, ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज नॉट ए पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, ए मेंबर शैल नॉट रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समझ लो, टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन when a question of any question is being put up to the house which may be hypothetical. That decision bell did not ring for that. No debate shall be allowed on a point of order. This is point of order. A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such article of Constitution as regulate the business of the house, and shall raise a question which is within the cognizance of the speaker. तो इसमें कोई हाउस ऑर्डर का, हाँ जी, बात सुन ले। ये इश्यू जब शुरू हुआ था तब मैंने ये बात उठाई थी सबसे पहले कि क्या हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका केवल आंसर ही आएगा या उसके ऊपर कोई गलत रहेगा तो उसमें पूछा जा सकता है। ये डिबेट का विषय सुनो ना, एक बात सुनिए, आप सुन तो ले, एक बात मेरी सुन ले, बता देना आप। अभय जी एक बात सुन लीजिए, ये कॉल अटेंशन मोशन है, नो डिबेट इज अलाउड ऑन दिस कॉल अटेंशन मोशन, और इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। सप्लीमेंट्री नहीं है, नो सप्लीमेंट्री हो गया, आपने पूछ लिया, हो गया आपने जवाब दे दिया। सप्लीमेंट्री किसने पूछा है? किसने? सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा मैंने। सिर्फ सप्लीमेंट्री नहीं होता, केवल क्वेश्चन होता है, कोई सप्लीमेंट्री होता है, आपने पहले पूछ लिया क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का जो मर्जी जवाब दे दे। हाँ, वो ये आपके हाउस के अंदर आपका नहीं, हाउस में जो मर्जी जवाब दे दे, एक बार सुनिए, एक बार छोटा साहब, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी रिप्लाई मंत्री जी ने गलत दिया है उसके बहुत प्रोविजंस हैं, बहुत सारे नियम हैं जिसके खिलाफ आप मंत्री जी को नोटिस दे सकते हैं। इसलिए ये डिबेट इसके ऊपर नहीं हो सकती। मैं डिबेट की नहीं बात कर रहा, ना सप्लीमेंट्री की।
लेकिन एक कन्वेंशन है, कोई भी जवाब आता है तो क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है मेंबर कोई। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आप नहीं थे तो डिप्टी स्पीकर साहब थे, तो उन्होंने कहा था क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए उन्होंने जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया उन्होंने। हाँ, जो जवाब दिया जा रहा है वो सही नहीं दिया जा रहा। नहीं देखिए एक बार उनको आप जो जवाब दे, आपको अगर गलत लगता है तो आप कोई नोटिस दीजिए कि आपको गलत नहीं, नोटिस दीजिए आप। नहीं, मंत्री जी बोलिए आप। हाँ जी, दे दीजिए नोटिस, एज पर रूल्स ही होगा। जी चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बात कही गग्गर की कि चीका के अंदर वो ब्रीच हुई है। अगर ऐसी कोई चीज मेरे संज्ञान में तो नहीं आई कि 3 बार सेम जगह। देखिए, आप रिस्पेक्टफुली बात करिए। आप चलिए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ मैंने पढ़ ली है, कोई नहीं, कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, हाँ अब आप, कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको, जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा आपको, हर चीज का जवाब दूंगा। आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए। हाँ चलिए। अध्यक्ष महोदय, जहां चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बात करी टीका कि वहां पर एक ही पॉइंट 3 बार ब्रीच हुआ है, उसको हम तुरंत आईआईटी का जैसे कल्याण जी का सुझाव आया था, उनसे भी चेक करवा लेते हैं कि कारण क्या है। अगर वहां पर हमें एक्सेसिव स्टोन पिचिंग करानी लंबी लंबी तो भी कराएंगे, मगर जो डाटा मेरे पास आया, घग्गर में लगभग 14 जगह नई स्टोन पिचिंग सरकार ने करवाई है, जो अधिकतम अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और यमुना के अंदर हमारे सरकार ने यमुनानगर में 40 करोड़ रुपया स्टोन पिचिंग में, करनाल में 10 करोड़ रुपया, पानीपत में 8 करोड़ रुपया, सोनीपत में 3 करोड़ रुपया, फरीदाबाद में 2.7 करोड़ रुपया, ये स्टोन पिचिंग के अंदर पिछले वर्षों में खर्चने का काम किया है। जहां रीमॉडलिंग ऑफ साइफन्स की बात है, वो एक टेक्निकल इश्यू है। मैं चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको इमीडिएटली टेकअप कर ले कि क्यों हासी बुटाना लिंक के नीचे से जो साइफन बना गया है वहां निरंतर ब्लॉकेज आती है। क्योंकि ये चीज O2 हेड में जरूर, जब फ्लड लेवल बढ़ रहे थे तो हमने टेलीफोनिक भी डिप्टी कमिश्नर से चर्चा करी कि वहां पर ये जो हरा घास आया इस बार बहुत ज्यादा, उसकी ब्लॉकेज गेट्स में हुई थी। वहां लोगों ने जेसीबीज की मदद से निरंतर उसको फ्लश आउट किया। इसी कारण था कि O2 हेड पे हम 50,000 क्यूसेक पानी के फ्लो को भी सहन कर पाए। तो कई जगह साइफन्स की क्लीनिंग अगर नहीं हुई तो ये कारण हो सकता है, मगर टेक्निकली इसको चेक करा के ही मैं फैक्ट्स बता पाऊंगा। जहां शिषपाल जी ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का, हमारे पॉलिसी है बिजली बोर्ड की, अगर आपने अपना ट्यूबवेल शिफ्ट कराना है तो जो एक्सेसिव लाइन लगेगी, आप 100 मीटर आपने कहा शिफ्ट कराना है, तो आप उसकी फीस भरिए और तुरंत उसका ट्रांसफर की प्रोविजन सरकार ने बना रखी है। और इसके अंदर जो डिसमेंटल्ड मटीरियल जो तोड़ फोड़ जाता है, खंबे बदले टूटे जाते हैं, वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है। अगर कोई रीलोकेशन के अंदर मटीरियल यूटिलाइज होता है तो सरकार उसको यूटिलाइज करने का काम करती है। गोगी जी ने बात रखी माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट की। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब, क्योंकि डिजास्टर से संबंधित नहीं था, कब कब कितनी हुई, एक डाटा तो मेरे पास आ चुका है कि 191 करोड़ रुपया, जिसमें कुरुक्षेत्र हेरिटेज सर्किट, YWS सर्कल फरीदाबाद, HKB सर्कल जगाधरी, YWS सर्कल भिवानी, YWS सर्कल जींद, YWS सर्कल करनाल, BWS सर्कल फतेहाबाद, BWS सर्कल हिसार, BWS सर्कल कैथल, BWS सर्कल सिरसा, HYL सर्कल अम्बाड़ा, JLNWS सर्कल रेवाड़ी, JWS सर्कल झज्जर, LWS सर्कल भिवानी, YWS सर्कल रोहतक, इन सब के अंदर 191 करोड़ रुपया जो हमारी इरिगेशन चैनल्स हैं और ड्रेन्स हैं, इनकी क्लीनिनेस के लिए पिछले वर्ष में खर्चा गया। जहां बात यमुना और घग्गर की खुदाई की है, ये मैं फैक्चुअली कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में
यमुना में जो माइनिंग होती है उससे डीसिल्टिंग होती है, वहां हुई होगी। घग्गर के अंदर इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं किया है, मगर सरकार ने इसके लिए पॉलिसी जरूर अब बनाई है, फार्मर्स के लिए सेंट्रिक। और इस फ्लड्स के अंदर ही हम समझ पाए कि यमुना का जहां जहां ब्रीच हुआ है और थोड़ी जगह घग्गर का जहां ब्रीच हुआ है, किसान के फसल में सिल्ट आ गया, जिसको हम यमुना सैंड देसी भाषा में कहते हैं, आ चुका है। तो उसके लिए पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है कि अगर किसी किसान के खेत में 1 इंच रेता होगा तो किसान तुरंत उसको बेच भी सकता है, और उसके लिए उसको सरकार से सिर्फ 1 इंच सर उसका पूरा पैसा फार्मर को जाएगा, उसको ई रवाना कटवाना पड़ेगा। 1 से 3 इंच तक जो होगा वो सारा वो पैसा उसके बेचने का उसको मिलेगा, उसको सरकार को सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 3 इंच से 2 फुट तक अगर किसी के रेता चढ़ा हुआ है तो उसके अंदर 20,000 रुपया। मेवा सिंह जी एक बार सुन तो लीजिए, पॉलिसी बनाई है, 3 इंच भी दे दी हमने, 3 इंच तक भी दे दी, आप सुनी नहीं बात आपने। 1 इंच तक उसको सिर्फ ई रवाना कटाना, 3 इंच तक उसको इन्फॉर्म करना है डिपार्टमेंट को, सारा पैसा उसका है रेते का। 3 इंच से लेके 2 फुट तक अगर उसके रेता अक्यूमुलेट हुआ है तो 20,000 रुपया तो मिनिमम उसको मिलेगा, और 20,000 रुपए के ऊपर जितने का भी रेता बिकेगा उसका 20% किसान को, 40% पंचायत को जो लोकल पंचायत है, और 40% माइनिंग डिपार्टमेंट को रेवेन्यू ऑक्शन पे जाएगा। अगर 2 फुट से ऊपर है तो इसके अंदर शेयरिंग कॉम्पनसेशन सेम रहेगी। उसके अंदर सिर्फ यह है कि प्रोपोर्शन में कॉम्पनसेशन का जो 20,000 मिलता था उसको प्रायोरिटी पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 फुट से ऊपर जिसके खेत में आज अकोमुलेटेड है उसको टोटल का 20% वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉलिसी सरकार ने बनाई है। नहीं, उसके अंदर 15% लैंड ओनर को मिलेगी, 42.5% ग्राम पंचायत को, और 42.5% क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है फसल तो उसकी 15,000 रुपए एसडीआरएफ की तरफ से खराब हुई, मगर वो लाखों रुपए इसमें मिल जाएंगे। तो 42.5 पंचायत और माइनिंग को जाएगा, और जिसका हमने रेट भी फिक्स कर दिया है। बाकी आप पंचायत को आपको दे दो। हुड्डा साहब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको अमेंड करो आप। अगर हम प्रपोर्शन में बात, किसान के विरोधी है, और ऑक्शन करो, किसान को फायदा हो। चलो हमने पॉलिसी तो बनाई, आपने तो वो भी नहीं बनाई। मेरी बात सुना, मैं आप तो रहे थे, आपने तो इस एरिया में फ्लड देखा, आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। दूसरा आपने जवाब दिया, मेरे जवाब नहीं। आपने जो सवाल था जवाब दे दिया आपने, भाई इतना इतना पैसा हमने खर्च किया ड्रेनेज में। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल इस बात का, कागजों में तो दे दिया, पैसा भी दे दिया, ग्राउंड पे सफाई हुई है कि नहीं हुई, ये चेकिंग हुई है कि नहीं हुई? मैं फ्लड के दौरान अंबाला, शाहबाद रीजन में गया था, कम से कम 10 गांव में मैं गया, और वहां पंचायत ने मेरे को कहा कि 3 साल से हमारी ड्रेनेज की सफाई, ड्रेन की सफाई नहीं हुई, और सरस्वती की नहीं हुई, सरस्वती की नहीं हुई। जो हासी बुटाना नहर है, जो कि बहुत यूजफुल थी, वो आपने बंद ही कर दी। तो इस प्रकार से ये जो कौशल्या डैम बना है, डैम अथॉरिटी थी, उसको इंस्पेक्शन है, आप उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखो एससी की, जो वहां गया पहले, उसने पहले कहा कि भाई ये डैम टूटने का खतरा है। 6 जो इसके बराज में, जो डैम में जो गेट्स है, 4 तो ऑपरेटिव ही नहीं है, और 4 हुए भी नहीं, ये तो बच गए कौशल्या डैम में। कौशल्या डैम की बात मैं कह रहा हूं, ये तो पंचकुला में कौशल्या डैम, ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये है रिपोर्ट मेरे पास, रिपोर्ट दिखाता हूं। वो कह रहे 6 में से 4 काम ही नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा और पानी आ जाता ना, हिमाचल में जैसे आ रहा है, तो डैम टूट जाता, फिर पता नहीं कितनी बर्बादी होती। तो प्रिकॉशन लेने का समय है ये। हमारे साथी इंदुराज जी ने कहा, पशु चारे के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को एसडीआरएफ में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं
उसमें क्लियरली लिखा गया है पशु चारा भी वो खरीद के दे सकते हैं, और एक ही उस पे कि पशु जो है वो सारे एक बाड़ी ये की मॉनिटरिंग हर चीज पे इशू पे क्वेश्चन रेज खड़ा कर। जहां बैठ जाइए। बात रेणु बाला जी की थी, मैंने अभी वो पॉलिसी सेल्ट की बता दी है। गीता बुक्कल जी ने कहा कि कॉम्पनसेशन, मैंने जब भी आपको कहा था कि इट रिलेट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आज के फ्लड के संबंधित इशू नहीं है। अब जो इस क्रॉप सीजन के अंदर कोई नुकसान होगा इंश्योरी फार्मर्स का, उसको प्रॉपरली 100% कॉम्पनसेशन फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ हो, हम देने का काम करेंगे। जहां किरण चौधरी जी ने कहा यहाँ पे लो लाइन एरिया में सारे के सारे खेत पहले भी भरे थे, आज भी भरे हैं, डीवाटरिंग करवाई जा रही है। फसल तो वहां भी बर्बाद हुई है, घर भी, गांव भी, तालाब भी ओवरफ्लो हुए हैं। जो हमारा कॉल अटेंशन है उसमें इट वाज मेंशन्ड, हमारा कोई फ्लड अफेक्टेड नहीं, वहां पे जो जल भराव की बेमौसमी बारिश की वजह से, जल भराव होने की वजह से जो हमारे क्षेत्रों में आज भी खेत और गांव में पानी भरा है, उनके बारे में। और दूसरा जो क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा जो नहीं चला, वो ये समस्या मेरे पास आई थी कि कई जिलों में क्षतिपूर्ति के अंदर 18 तारीख जो लास्ट डेट थी उस दिन तक दिक्कतें आई थी, उसको उठा के हमने बढ़ा के 25 कर दिया था। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के कोई ऐसा गांव नहीं है जो क्षति के अपने पूर्ति के लिए अपलोड डाटा ना कर पाया। जो आपने समस्या बताई थी ये इनिशियली आई थी कि रोहतक झज्जर के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने गांव के नाम भेजे नहीं थे और उस कारण वो डाटा अपलोड नहीं हो पाया। वो डाटा हमने खोल दिया था पूरे हरियाणा के लिए, और जैसे जैसे 4554 गांवों का आज मैंने पढ़ा है कि हमारे पास किसानों का डाटा अपलोड हुआ है। तो इसका मतलब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में अगर कोई क्षति हुई थी तो फार्मर्स ने अपलोड किया था। अगर आप चाहेंगे कि झज्जर जिला स्पेसिफिक जो डीवाटरिंग पॉलिसीज के तहत जो हमने स्कीम्स करी है, मैं सेपरेटली आपको भिजवाने का काम करूंगा। डूबा ही रहता है, सेम डूबे वाला ही एरिया है सारा। अमरजीत चला गया, अमरजीत के भी दिक्कत थी, नारनौंद में रामकुमार गौतम जी के भी थी। ये पूरी एक बेल्ट है, ये पिल्लू खेड़ा से शुरू होती है दादरी, और दादरी से फिर घूम के झज्जर जिले में ये आती है। और ये आज की नहीं है, ये समस्या दशकों की है। मगर पहली बार है कि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने खर्चा कि पाइपलाइन करके सोलर ट्यूबवेल लगाकर उस एरिया को डीवाटर कैसे किया जाए। आज उसका लाभ भी मिला है। कुंडू जी है, इनसे पूछ लीजिए, नारनौंद के जो ये बास खरबड़ा इन गांव में पिछले सालों के मुताबिक फसल बर्बाद नहीं हुई। और आपके भी जो गांव हैं, जो ये लगते हुए सामन के साथ साथ के गांव हैं, इनमें भी पाइपलाइन के पैसे मंजूर हो गए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, लंबी लंबी पाइपें जानी थी। आप बताइए मोखरा में पाइपलाइन नहीं डल रही, आपकी डल रही है ना, आपके डल रही है। हाँ वो आए ना, 1-2 पाइप डली हैं, अजायब में डली, 1-2 मोखरा में डली है। लेकिन जो आपने जो कहा जल भराव कितना है हमारे यहाँ जल भराव कितना है। आप भी एनएच का काम करते हैं, किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का टाइम पीरियड जो जब तक जो फसल बर्बाद होगी उस फसल के कुछ मुआवजे की तो बात करो ना, उसकी गिरदावरी करो। आज भी आप कर लो, बिल्कुल दी जाएगी। पोर्टल को बंद क्यों करते हो, तो चालू रखो ना। इसके फसल खराबा हुआ है, उसके फसल खराबे का 100% खराबा उस पोर्टल को चालू रखो, बंद क्यों, टेम्पररी क्यों खोलते हो? 2 दिन के लिए खोल दिया, 1 दिन के लिए खोल दिया, उसको चालू रखो पोर्टल को। जवाब दे दिया था। एक करनी सिंह लेक वाला जो आपने मामला रखा कि वहां पर डॉक्टर करनी सिंह रेंज के पास एक लेक बननी थी, वो जो मेरे पास आया है कि वो पीएलपीए संबंधित एरिया में आता है और फॉरेस्ट की परमिशन वहां पर नहीं मिली थी। इसी कारण वो जो ग्रेटर प्लान के अंदर डेवलपमेंट होनी थी लेक की, वो नहीं हो पाई। और हरिंदर कल्याण जी का जो मामला आया था, मैं बताना चाहूंगा, 10 करोड़ रुपया करनाल जिले में स्टोन पिचिंग के लिए दिया गया था। और उसके बाद कई जगह, क्योंकि फ्लो बहुत था इनके, वो टापू करके गांव था, मैं देख के आया, वहां पर 20 फुट चौड़ाई का बांध यमुना के प्रेशर से कटाव में आया। और उस कटाव में से यमुना ने, जो पुरानी यमुना आज से कम 200 साल पहले करनाल शहर के पास बहा करती थी, वो रूट लिया। और उस पूरे रूट में चाहे वो
इंद्री का इलाका हो, कश्यप जी का चाहे कल्याण जी का हो, प्रॉपर उस एरिया के अंदर भाव के साथ यमुना का फ्लो बना। जो उनका सुझाव आईआईटी के कंसल्टेंट्स रखने का है रुड़की के, उसको जरूर सरकार विचार में लेने का काम करेगी। मैं एक डाटा जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। किसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है नहीं करी, जो ये डीसिल्टिंग जो नहीं हुई है ट्रेन की। डाटा सेकेंडली आई ऑल्सो आस्क्ड यू कि कितना जो है आपने व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन आर यू गिविंग टू दोज पीपल जिनके बिल्कुल घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, प्लस जो है वहां पे मनरेगा के और जो ये मजदूर हैं उनको भी आप दे रहे हो, किसानों को कितना दे रहे हो? ये हैड आस्क्ड यू दीज क्वेश्चंस। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार इसका जवाब पहले भी दिया गया, कितना कॉम्पनसेशन दोगे। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अब यही रिपीटेड डाटा हर सेशन में मेरे को देना पड़ता है तो मेरे को भी खुशी। मैं बता देता हूं, अगर किसी के 25 से 33% नुकसान होगा तो उसको 9,000 रुपया वीट का, पैडी का, कॉटन का, शुगर केन का और 7,000 रुपया मस्टर्ड का और अदर क्रॉप्स का दिया जाता है। अगर वो 33 से 50 होता है तो सेम 9,000 7,000। अगर उनको आप कितना दे रहे हो वो हम जानना चाहते हैं। और बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और हाँ, किसान का जो है वो तो 50,000 प्रति एकड़ आपको देना चाहिए। बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। बल्कि ये जो पॉलिसी आप लेके आए हो मंत्री जी, ये पॉलिसी के अंदर किसान को जो रेता की बात आप कर रहे हो उसमें भी आप अपना हिस्सा ले रहे हो, सरकार हिस्सा ले रही है। ये ठीक बात नहीं है। उसको करने दो। एक तो उसका सारा फसल बर्बाद हो गई है, उसके ऊपर से हिस्सा भी आप ले रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। मैं एक चीज जरूर आपको रिप्लाई में बोल सकता हूं, जो आपने पूछा। कुंडू जी बैठ जाइए। कितना दे रहे? ऐसे बिना परमिशन नहीं खड़ा हुआ। एसडीआरएफ नहीं, एक बैठ जाइए कुंडू जी। नहीं, बैठ जाइए बिना परमिशन के। नहीं कि have you taken any action against those officers or those people concerned who were responsible for not having these drains cleaned? Number one. And what kind of compensation are you giving to those people whose homes have been completely destroyed? They are absolutely trashed. Reply back to your questions, madam. Please do. I just got up for that reply. जहां आपने ये बोला नहीं बैठ जाइए सर, अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा, ये डाटा मेरे को सर्कल वाइज इरिगेशन डिपार्टमेंट से आया गया है। इट डजंट रिलेट टू रेवेन्यू डिजास्टर। इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक डिवीजन वाइज किस किस पे काम हुआ, कितना कितना किस ड्रेन पे एक्सपेंडिचर हुआ, वो डाटा मैं मंडे या ट्यूसडे तक सदन के पटल पे सेपरेटली रख दूंगा। दैट इज योर क्वेश्चन 1। नाउ योर क्वेश्चन 2 कम्स इन, किसको कितना मुआवजा दिया जाए। क्रॉप्स का आपने सुना नहीं जो मैं पढ़ रहा था। आज मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज का भी अगर चाहो तो मैं अभी ले डाउन कर दूं, नहीं तो आप एसडीआरएफ की वेबसाइट से रिवाइज्ड नॉर्म्स है जिसके अंदर हमने घरों में एक्सेसिव रेनफॉल पे क्रैक्स आने पर भी मुआवजा देना शुरू किया है, जो इस साल अप्रैल से पहले कभी भी हरियाणा प्रदेश में नहीं दिया। अगर किसी के घर में एक्सेसिव रेनफॉल से क्रैक आ जाते थे, जो चीज मैं कुंडू जी को बोल रहा था कि आपके वहां एक्सेसिव रेनफॉल है, फ्लड नहीं। हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार फ्लड डिक्लेयर किया गया है। इतनी बार फ्लड आया है, मगर 95 का हो, 70 का हो, 76 का हो, कभी भी हरियाणा में फ्लड डिक्लेयर नहीं किया। उसका एक रीजन हमने जो किया है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो अपनी गाड़ी फ्लड इंश्योरेंस रखते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल में उसकी गाड़ी डूबने पर इंश्योरेंस कंपनीज उसको क्लेम नहीं देती। फुटहिल्स में जितने लोग रहते हैं, ये अपने किसी की हैचरी है, किसी की फैक्ट्री है, व्यवसायों की इंश्योरेंस करा कर रखते हैं। अगर हम फ्लड डिक्लेयर ना करें तो उनको उस चीज का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती। दिस वाज अ रीजन। तो खबरें अभी तक पर आप हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही लगातार देख रहे हैं। अभी